Namaskar all of you. Today we are going to discuss about plant nutrition. First of all, I want to say you something that if you are new to this channel, then please do subscribe, like and share this video. So let's start our class today. Today's class topic name is plant nutrition. First of all, we have to know what is plant nutrition. Actually, plant nutrition are chemical compounds or it is chemical elements that are necessary for plant growth as well as these are required for plant metabolism. So plant requires some nutrients, means these chemical compounds, and these chemical compounds plant get from various faculties like from soil, from air or anything. Today we are discussing on this topic, that is plant nutrition. So what is plant nutrition? We say that plant nutrition is chemical compound as well as it is a chemical elements. So let's start. What is first of all we are going to discuss about the classification of plant nutrients. तो क्लासिफिकेशन कैसा किया जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट का, इस बारे में हम पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट क्लासिफाई करते हैं वो जनरल मोड पर. कौन सा जनरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है? जनरल क्लासिफिकेशन. जनरल क्लासिफिकेशन किया जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट का, यानी कि जनरल क्लासिफिकेशन इसमें दो टाइप आते हैं. इट इंक्लूड टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, दैट इज मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट. मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट इसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. व्हाट? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. So let's know about macronutrients or major plant nutrients. Those elements or those plant nutrients which require in quantity near about more than 100 ppm. If a plant requires nutrients more than 100 ppm, then that plant nutrients is known as macronutrients. How many quantity? It requires more than 100 ppm. अगर इस न्यूट्रिएंट की मात्रा अगर 100 ppm से ज़्यादा हो तो उस प्लांट न्यूट्रिएंट को कहा जाता है मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट, और उसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट. सो we say that if plant require nutrient that is greater than 100 ppm, then that plant nutrient is known as major plant nutrients or macro plant nutrient. So how many plant nutrients are there that included in macro plant nutrients? So we are going to discuss about this topic. So let's see how many major plant or macro plant nutrients are there. First of all, they are classified into three systems or three categories. First category, that is basic nutrients. What? Basic nutrients. Basic nutrients. बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आता है? तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कार्बन आता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है और उसके बाद ऑक्सीजन आता है. दिस थ्री आर बेसिक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड दिस थ्री न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड इन द प्लांट स्ट्रक्चर. मींस प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बनाने में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता हो तो वो होता है कार्बन, उसके बाद होता है हाइड्रोजन और उसके बाद होता है ऑक्सीजन. और दिस थ्री प्लांट न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स. उसके बाद में सेकंड कैटेगरी आती है उसकी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि हमारा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है. यानी कि एनपीके जो होते हैं वो एनपीके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. मींस प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. अकॉर्डिंग टू IBPS, this topic is very essential. Means in previous year there was one question depending on this topic. In third category of plant nutrients, that is macronutrients is secondary plant nutrient. What? Secondary nutrients. तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में लगभग आता है कैल्शियम आता है, सल्फर आता है और उसके बाद मैग्नीशियम आता है. ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स है वो तीन न्यूट्रिएंट्स सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का यही क्वेश्चन मैग्नीशियम का पिछले साल के IBPS एग्जाम मेन एग्जाम में आया था. तो इस तीन कैटेगरी को आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से जानिए. यानी बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है. फिर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन होता है,
फास्फोरस होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कौन आता है? तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम आता है, सल्फर आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है। दिस थ्री कैटेगरी आर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ग्रेटर देन 100 ppm। इसकी मात्रा कितनी रहती है? 100 ppm से ज्यादा रहती है। अगर 100 ppm से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हो तो उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में लगभग 9 न्यूट्रिएंट्स हमने लिखे। ये 9 न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इस 9 न्यूट्रिएंट्स से बनता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो now we are going to discuss about the second category that is macronutrients. What? Macronutrients और minor nutrients भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? minor nutrients। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो इसकी मात्रा जो रहेगी वो 100 ppm से कम रहेगी। यानी कि इफ प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स लेस देन 100 ppm then that nutrient is known as micronutrients. What? 100 ppm से कम, लेस देन 100 ppm। अगर न्यूट्रिएंट की मात्रा 100 ppm से अगर कम हो तो उसे कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो आयरन आता है। कौन आता है? आयरन आता है। उसके बाद कॉपर आता है। उसके बाद हम कहेंगे मैग्नीज आता है। उसके बाद मोलिब्डेनम आता है। उसके बाद हम अगर कहेंगे तो जिंक आता है। उसके बाद अगर कहा जाए तो बोरान भी आता है। उसके बाद क्लोरीन आता है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। These 7 nutrients included in micronutrients। इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है? माइनर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। इनकी मात्रा 100 ppm से कम आती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 7 न्यूट्रिएंट्स हमने यहाँ पर लिखे, कौन से लिखे? आयरन लिखा, कॉपर लिखा, मैग्नीज लिखा, मोलिब्डेनम लिखा, जिंक लिखा, बोरॉन लिखा और क्लोरीन लिखा। ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी मात्रा हमें कितनी होनी चाहिए? लेस देन 100 ppm होनी चाहिए। इस तरह से हम जनरल कैटेगराइज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब उसकी मात्रा होगी कितने? 100 ppm से ज्यादा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा रहेगी 100 ppm से कम। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो अब हम बाद में पढ़ेंगे कि अदर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है न्यूट्रिएंट्स का। तो अदर क्लासिफिकेशन किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कौन सा? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो प्लांट को इसेंशियल है, उसकी जरूरत होती है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसका क्या कहते हैं हम? जरूरत वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में गिने जाते हैं। अब अगर आप देखे जाए तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये किसने बताया है? तो आर्नॉन एंड स्टाउट who state this essential nutrients. Arnon and Stout has stated this essential nutrients. They categorize nutrients according to their essentiality, and that there are near about 16 essential nutrients. How many essential nutrients are there? 16 essential nutrients. Which are that essential nutrients? Let's see. First of all, we have seen micronutrients and macronutrients. All the micronutrients and macronutrients are included in the essential nutrient. Means कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद कैटेगरी करी है NPK, ये 3 भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। उसके बाद हमने देखा था कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 3 भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखे थे, कौन से देखे थे? आयरन देखा था, कॉपर देखा था, मोलिब्डेनम देखा था, मैग्नीज देखा था। उसके बाद हमने बोरान भी देखा था, क्लोरीन देखा था। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? हमने उसके बाद हमने देखा था जिंक। कौन सा देखा था? जिंक देखा था। ये न्यूट्रिएंट्स हमने देखे थे। ये ऊपर वाले जो न्यूट्रिएंट्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स कौन से है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इन दोनों से अगर कहा जाए तो दोनों मिलके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों से मिलके बनते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स।
यानी कि इसकी मात्रा इसेंशियल होती है, यानी कि इसकी अगर कमी हो तो प्लांट में कुछ दिक्कत आ सकती है, उसकी ग्रोथ पर परिणाम हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो प्लांट को इसेंशियल होता है, यानी कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा उसको उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती या और कोई डिफेक्ट आ सकते हैं, उन सभी न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में लगभग कितने आ रहे हैं, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके आ रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एंड दिस micronutrients iron, copper, molybdenum, manganese, boron, chlorine and zinc. These nutrients are included in essential nutrients. But Arnold and Strout has given criteria for essentiality. Criteria for essentiality. Criteria of essentiality. Arnold and Strout. Who give the criteria of essentiality? Arnold and Stout. Arnold and Stout has given criteria for which how we can identify that this is the essential nutrients or not essential nutrient. So criteria is given, and that criteria is given by Arnold and Stout when this criteria is given in the year 1939. In the year 1939, Arnold and Stout given criteria for essentiality. और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि जिसको कहा जाए essential nutrients है। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए अब हम देखते हैं। They said that, उन्होंने क्या कहा था, They said that, what they said that, if प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट्स हो, क्या प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट्स हो और वो न्यूट्रिएंट्स अगर कम होता हो, तो वो कम जो न्यूट्रिएंट्स होता है जिसकी डिफिशियंसी होती है या कंप्लीटली अब्सेंस होता है, अगर अब्सेंस होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। मींस सिंगल एलिमेंट भी अगर अब्सेंट होगा, हमने देखा था इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखे थे, कॉपर था, क्या देखा था, कॉपर था। अगर कॉपर की मात्रा कम हो या फिर कंप्लीटली अब्सेंस हो तो उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दैट इफ देयर इज कंप्लीट अब्सेंस और lower quantity of micronutrients or macronutrients, that is essential nutrients are there, then plant growth will be limited. Mean plant growth will be limited if there is complete absence or we can say lower quantity of nutrients, that is essential nutrient, then plant cannot grow well. Means their life cycle cannot be completed if there is complete absence or lower quantity of these essential nutrients. This is the criteria of essentiality of nutrients, and this criteria is given by Arnold and Stout in the year of 1939. सो इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया अगर आसानी से समझ में आए, समझाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसमें से एक भी अगर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो या फिर कंप्लीटली अब्सेंस हो तो प्लांट की ग्रोथ पर लिमिट आ सकती है। हमने देखा है कि प्लांट को रिक्वायर होता है नाइट्रोजन उसके ग्रोथ के लिए, अगर नाइट्रोजन की मात्रा नहीं हो या फिर कम हो तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर दिस प्लांट। So Arnold and Stout has categorized this essentiality or given this essentiality. But in 1954, in 1954 the criteria is refined. But in 1954 this criteria was refined by Arnold. Arnold refined this criteria in 1954. First of all, this criteria was given in 1939, but in 1954 Arnold has refined this criteria. This is the essential nutrients and this is the criteria of essentiality of nutrients. Let's see another topic, another point included that there are some laws in case in relation to the nutrients. First law is law of minimum. During studying the criteria as well as the nutrients, plant nutrients, all these nutrients require some facility or they have some limitation. I mean they depends on the plant growth. Means we can say that law of minimum is first of all we are going to discuss about law of minimum, and this law of minimum is given by Liebig. Who is given this law? This law is given by Liebig.
तो सबसे पहले लाइबिग ने लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में क्या कहा था, इसके बारे हम जानेंगे। दिस सेड दैट कि प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, क्या कहा जाता है कि प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अगर कम हो, अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अगर कम हो या फिर कंप्लीटली एब्सेंस हो, कौन सा न्यूट्रिएंट, सिंगल न्यूट्रिएंट्स, अगर सिंगल न्यूट्रिएंट की, इफ सिंगल न्यूट्रिएंट्स इज कंप्लीटली एब्सेंस, व्हाट, अगर सिंगल न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली एब्सेंस है या फिर उसकी मात्रा कम है, तो उस प्लांट की ग्रोथ पर लिमिटेशन आ सकता है। क्या आ सकता है, लिमिटेशन आ सकता है। ऐसा कौन कहता है, लाइबिग कहता है। जस्टस वॉन लाइबिग, जस्टस वॉन लाइबिग, जस्टस वॉन लाइबिग has given law of minimum and law of minimum state that कि कैसा, क्या कहा जाता है कि अगर सिंगल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अगर कम हो या फिर कंप्लीटली एब्सेंस हो इन रिलेशन टू अदर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, अगर अदर न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट है लेकिन सिंगल न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो, तो उस प्लांट पर लिमिटेशन आ सकता है, उस प्लांट की साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए हर प्लांट को उसकी साइकिल कंप्लीट करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर वो सिंगल भी न्यूट्रिएंट्स अगर क्यों ना हो, अगर वो उस प्लांट को नहीं दिया जाएगा तो उस प्लांट की ग्रोथ पर लिमिटेशन आ सकती है, उस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती और उस प्लांट की डायरेक्टली वी कैन से उस प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। ऐसा लॉ बनाया था, वो लॉ बनाया था लाइबिग ने, और लाइबिग ने कहा था कि प्लांट को जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स, सिंगल न्यूट्रिएंट्स हो या फिर कंप्लीटली अदर न्यूट्रिएंट्स, सिंगल न्यूट्रिएंट्स कौन सा भी आप पकड़िए, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं हो दिया जाए तो प्लांट की ग्रोथ पर परिणाम आ सकता है। प्लांट की ग्रोथ पर परिणाम आने से प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है या फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि प्लांट साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। इस तरह से लाइबिग ने इस लॉ को दिया था, वो लॉ हमने देखा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट्स और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। व्हाट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, वो इसेंशियल तो नहीं होते प्लांट के लिए। अगर प्लांट में वो न्यूट्रिएंट्स अगर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लांट को वो न्यूट्रिएंट मिल जाए, इफ प्लांट गेट ऑल दैट न्यूट्रिएंट्स that does not require, that it is not essential to get that nutrients, but if it is given additionally, then that elements or that nutrients can benefit plants, means उस प्लांट को उसका बेनिफिट होता है और उसी को कहते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। अब बेनिफिशियल एलिमेंट को कितने होते हैं, तो लगभग 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, लगभग 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। और कौन से 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है आप यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो होता है वेनेडियम। कौन होता है, वेनेडियम। क्या होता है, वेनेडियम। उसके बाद में होता है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट। उसके बाद में होता है अपना कौन सा कहा जाता है उसको, सोडियम। क्या, सोडियम। सोडियम क्या लिखा हमने, वेनेडियम लिखा, उसके बाद क्या लिखा हमने, कोबाल्ट लिखा, उसके बाद क्या लिखा हमने, सोडियम लिखा। सोडियम के लिए लिखता हूं मैं यहाँ पर। उसके बाद में रहता है सिलिकॉन। क्या रहता है, सिलिकॉन रहता है। ये 4 जो एलिमेंट्स होते हैं, दिस 4 एलिमेंट्स आर बेनिफिशियल एलिमेंट्स, मीन्स वेनेडियम, कोबाल्ट, सोडियम एंड सिलिकॉन, these are beneficial elements and these elements are categorized in the category beneficial nutrients. These beneficial nutrients are very important for the plant growth and this is not necessary to get all these nutrients, but if these nutrients are given additionally then plant can get benefits, means these 4 nutrients are categorized in the beneficial nutrients category. So let's see what is the functional nutrients. Functional nutrients. Functional nutrients. First of all, we are going to discuss about who gives this term. D.J. Jones. D.J. Jones नामक जो शास्त्रज्ञ है, D.J. Jones नामक जो शास्त्रज्ञ है, उन्होंने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स की टर्म दी है 1963 में। कब दी गई थी, 1963 में टर्म दी गई थी फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। वो फंक्स दी गई थी D.J. Jones नामक एक वैज्ञानिक ने। और उसने क्या कहा था उसमें कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो प्लांट में फंक्शन करते हैं।
अब हम आसानी से कह सकते हैं कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट इसे कहा जाता है, बेनिफिशियल एलिमेंट इसे कहा जाता है। और इस फंक्शनल न्यूट्रिएंट में क्या होता है, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, नियर अबाउट 16 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस 16 इसेंशियल एलिमेंट में अगर हम 4 ए बेनिफिशियल एलिमेंट डालेंगे तो लगभग हो जाते हैं 20 एलिमेंट्स और 20 न्यूट्रिएंट्स, एंड these 20 न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। मीन्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको कलेक्टिवली अगर कुछ कहा जाए तो उसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि वो प्लांट में फंक्शन करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन होता है। और हर एक न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन होता है, नाइट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, उसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए या फिर कम मात्रा हो जाए तो उसका प्लांट पर क्या परिणाम हो सकता है, इस सभी के बारे में हम और गौर से जानेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हमने आज देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी क्या क्या होती है, what are nutrients, their category, general category, essentiality. We are discussed about the law of minimum given by Liebig, and then we are discussed about functional nutrients, then essential nutrients, and last one we have seen that is beneficial nutrients. All these these are category of nutrients, and these nutrients require every plant, and every nutrients have its own and characteristic role in the plant cycle. In the plant cycle, all these nutrients are necessary. So, what are their roles? If they are deficient, means what are their deficiency symptoms, and their role in case of disease resistance, as well as what will happen if all these nutrients get lack, or means they are deficient in plant. All these topic we will discuss in the second lecture. So thank you all of you. If you are new to this channel, then please do subscribe, like and share this video. Take care. We will see in our next video.